हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। हमने कल चार्ज पढ़ा था, तो एक बेसिक क्विक रिवीजन देखते हैं। हमने चार्ज में क्या पढ़ा था कि हमने पहला पॉइंट ऐसे पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है कि किसी बॉडी पर वस्तु की कमी, या मतलब कैसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी को हम आवेश कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था आवेश एक अदिश राशि है ना। फिर उसके बाद हमने ऐसा जाना था कि जो किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर उसके कुछ बाहर निकाल दिए जाएं तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, लेकिन उसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। धनावेशित वस्तु होगी तो द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। दूसरी बात हमने ऐसा पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु ऋणावेशित होगी, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसके, और द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अब इसके बाद हम आज आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं इसके बाद। तो देखिए फटाफट से आप सेशन को लाइक शेयर कर दें, तो हम इसके बाद आगे देखें अगर, तो देखिए इसके बाद आवेश के प्रकार की बात करते हैं कि आवेशों के प्रकार। नेक्स्ट आपका जो है कॉन्सेप्ट आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार, आवेश के प्रकार की बात करें कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानेंगे कि जो आवेश हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आवेश? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं आवेशों के? तो पहला होता है आपका, जो पहला है वो होता है धनावेश। पहला क्या होता है? धनावेश। और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। ये दो प्रकार के होते हैं आवेश। एक धनावेश होता है और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश होता है। धनावेश और ऋणावेश जो नाम है, ये जो नाम है धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के होते हैं। ये किसने बताया? ये बताया वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया? वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ये धनावेश और ऋणावेश नाम दिया। ठीक है, जो आवेश हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ये धनावेश और ऋणावेश जो नाम है वो सबसे पहले वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट नाउ, अगर हम किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए जो उत्तरदायी कण होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन है। कौन है उत्तरदायी कण? केवल इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या कहा यहां से कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी कण है। किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए, आवेशित करने के लिए, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी कण है, के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी कण है। क्यों है? ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था। उत्तरदायी कण है तो आप उसको जरूर देखें, पिछली क्लास को आप जरूर देखें, पिछले लेक्चर को आप देखें, उसमें इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है आवेशों के बारे में, तो आप इसको समझें। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन सा कण जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन एक जिम्मेदार कण है। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। किसने नाम दिया ये धनावेश और ऋणावेश? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर आपसे कहीं पे ऐसा कहा जाता है कि जो आवेश हैं वो दो समान प्रकृति के आवेश हैं, दो समान प्रकृति के आवेश हैं या दो सजातीय आवेश हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं कि जब दो आवेश आपके पास सजातीय आवेश हैं या समान प्रकृति के आवेश हैं तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इस प्रकार का कुछ हमारा डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो देखिए दो समान प्रकृति के आवेश हैं, दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं, ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, रिपल्सन कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ये भी समान प्रकृति का आवेश है, माइनस क्यू, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मतलब इनमें क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। यहां पर देखें एक प्लस है, दूसरा माइनस है, अपोजिट नेचर चार्ज है, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण, इनमें क्या हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ जा रहे हैं, तो हम बात करेंगे तो इन दोनों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण
दो समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण हो रहा है। आप यहाँ पे भी पाएंगे ये दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी दो समान प्रकृति के आवेश हैं और दो समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो ये भी प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो दो समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो इनमें क्या हो रहा है, ये आकर्षण। क्या हो रहा है, आकर्षण। मतलब दो सजातीय आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बेसिक्स लेक्चर हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आप थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो ये दो समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। यहां से हम एक और पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने ये कंसीडर किया कि ये जो चार्ज है आपका, इसको हमने Q1 कंसीडर कर लिया, ये आपका Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। सेम वे में यहाँ पे भी आपका ये चार्ज Q1 हो गया, ये भी Q2 हो गया और ये Q1 कंसीडर कर दिया और इसको Q2 कंसीडर कर दिया। तो अगर आपसे मैं ऐसा कहूँ क्या कि यदि जो Q1 है इंटू Q2, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 से ज्यादा आता है, यदि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों आवेश प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर दोनों आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण होगा दोनों आवेशों में। ठीक है, अगर आपसे क्या कहें कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 ही आना है, और यहां पर देखें ये नेगेटिव ग्रेटर देन 0 आना है, तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, एक Q1 इंटू Q2, अगर ये लेस देन 0 आता है तो आप 100% कंक्लूड कर सकते हैं कि इनमें आकर्षण होगा। क्या होगा, इनमें आकर्षण होगा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेस देन 0 ही आना है मल्टीप्लाई करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट्स जो मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे कि किसी वस्तु में यदि कोई आवेश है, मतलब आवेश की उपस्थिति बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, मतलब आवेश जो है वो बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, जबकि द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है। ठीक है, आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। ठीक है, क्या कहा है, आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है। लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है। ठीक है, इस पॉइंट्स को भी याद रखना आप कि जो आवेश है वो बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, जबकि जो द्रव्यमान है वो बिना आवेश के संभव हो सकता है। तो ये हमने सीखा, आवेश के बारे में एक बेसिक जानकारी ली कि आवेश क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी चार्जिंग में। ठीक है, अब आपसे कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे भी कहा जा सकता है क्या कि इफ Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 है तो बतलाइए। एक पॉइंट हम ऐसे भी कह सकते हैं इसमें कि यदि Q1 प्लस Q2 का जो मान है वो 0 के बराबर है, अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों आवेश यहाँ पे विपरीत प्रकृति के हैं, क्योंकि Q1 इक्वल टू माइनस Q2 हो जाएगा। और इधर ऐसा भी पॉसिबल है कि Q2 इज इक्वल टू माइनस Q1 हो जाएगा। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो दोनों आवेश हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं और एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे किसी वस्तु को आवेशित करने के प्रकार। ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित करने के प्रकार या वस्तु को आवेशित करने के प्रकार, वस्तु को आवेशित करने के प्रकार, वस्तु को आवेशित करने के प्रकार, आवेशित करने के प्रकार, वस्तु को आवेशित करने के प्रकार। तो किसी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। कोई भी वस्तु है, अगर हम बात करें कि वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है, तो हम कहेंगे वस्तु को आवेशित करने के प्रकार
तो किसी भी वस्तु को आप 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, 3 क्रियाएं होती हैं। पहला होता है आपका प्रेरण द्वारा आवेशित करना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। दूसरा होता है प्रेरण के बाद हम कह सकते हैं चालन द्वारा आवेशित करना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा है घर्षण द्वारा आवेशित करना, घर्षण द्वारा आवेशित करना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखो ये 3 प्रकार से वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले पॉइंट की, प्रेरण द्वारा आवेशित करना। क्या पढ़ेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशित करना, प्रेरण द्वारा आवेशित करना, प्रेरण द्वारा आवेशित करना, चार्जिंग बाय इंडक्शन, आवेशित करना। ठीक है, प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है इसके बारे में हम समझेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए प्रेरण की क्रिया में क्या होता है कि हम किसी आवेशित वस्तु के पास एक दूसरी कोई अनावेशित वस्तु रखते हैं। ये आपकी एक क्या हो गया, हमने यहाँ पे एक आवेशित वस्तु की बात करें तो यहाँ पर आपने एक कोई आवेशित वस्तु ले ली, इसको हमने बाहरी स्रोत से कोई प्लस क्यू आवेश दे दिया, इसको साथ में ही यहाँ पर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया, इसको बॉडी को इस पर रख दिया। ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे जैसे ही आप रखेंगे तो ताकि इसका जो चार्ज है वो अर्थ में ट्रांसफर ना हो पाए, इस कारण से हमने इसको क्या किया, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। आप जैसे ही इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे इसको तो ये फिक्स हो गया कि इसका जो चार्ज है वो अर्थ में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, पृथ्वी में नहीं जा पाएगा। अगर इसका चार्ज अर्थ में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो हम इजी गोइंग ये जो इंडक्शन की प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक और इसके पास में हमने कोई दूसरी बॉडी रखी, ये एक और बॉडी हो गई, इसके पास में रखी है, बस टच नहीं करवाया, दोनों को एक दूसरे के पास रखी है। इसको भी हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया इस तरह से। ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या किया, ये जो पहली वाली बॉडी थी ए और ये दूसरी बॉडी हो गई बी, ये आवेशित वस्तु है और आवेशित है तो हमने क्या किया, इसको बाहरी स्रोत से कोई आवेश प्रदान कर दिया इस प्रकार से। अगर बाहरी स्रोत से आप आवेश देंगे जैसे, तो यहां पर इसकी जो सतह है आवेशित वस्तु की प्लस क्यू चार्ज दिया तो इस पर क्या होगा, पूरे पर ये प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित हो जाएगा इस पर। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज इस पर एक समान रूप से बट जाएगा इस प्रकार से। जैसे इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो जब किसी आवेशित वस्तु के पास हमने दूसरी अनावेशित वस्तु रखी तो अनावेशित वस्तु का जो सिरा आवेशित वस्तु की ओर होगा उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाले सिरे पर आवेशित वस्तु से समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कोई भी बॉडी है या एक कोई भी वस्तु है जो विद्युत रूप से उदासीन होती है, तो जब किसी आवेशित वस्तु के पास हम कोई दूसरी अनावेशित वस्तु रखते हैं तो अनावेशित वस्तु का जो सिरा आवेशित वस्तु की ओर होता है, बस पास में रखेंगे, टच नहीं करवाएंगे, तो आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु का जो सिरा आवेशित वस्तु की ओर होगा उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश और उससे दूर वाले सिरे पर आवेशित वस्तु से समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाएगा। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पास आ जाएगा आकर्षण के कारण और जो सेम नेचर होगा वो दूर चला जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, इसको पृथ्वी से संपर्कित कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। जैसे ही आप इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे तो पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होगा, यहां पर हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया इस प्रकार से। इसका ये जो सिरा था इसको भू संपर्कित कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। जैसे ही इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे और इसके जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसको उदासीन कर देंगे। नेगेटिव चार्ज इसी पर रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा क्योंकि यहां से केवल इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन कभी इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और ये इसको रिपल्सन लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है तो ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसमें अट्रैक्शन लग रहा है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही इसका पॉजिटिव चार्ज ये अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाएगा, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज आपका इस बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ में ट्रांसफर कर दिया यहां से।
अब अर्थ में ट्रांसफर कर दिया, पृथ्वी में स्थानांतरित कर दिया, तो इस पर केवल कैसा नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। और अगर इस पर केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, फिर हमने क्या किया, इसका कनेक्शन भी हटा दिया, यहां से पृथ्वी से इसका कनेक्शन भी हटा दिया, और ये अनावेशित वस्तु जो ली थी उसको आवेशित वस्तु से हमने अलग कर दिया। जैसे आप इसको आवेशित वस्तु से अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ये हमने इसको अलग कर दिया। ये हमारी बॉडी जो थी वो इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी थी, उसी पर रख दिया हमने वापस से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये इसको विद्युत रोधी स्तंभों पर रख दिया। अब जैसे ही आप इसको आवेशित वस्तु से अलग करेंगे, तो आवेशित वस्तु से अलग करेंगे तो क्या होगा कि इस पर आवेशित वस्तु से विपरीत प्रकृति का आवेश एक समान रूप से इस पर स्थानांतरित हो जाएगा, एक समान रूप से बट जाएगा। इस प्रकार से आवेशित करने को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशित करना। फिर से सुने एक बात को, क्या बताया आपको कि जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई दूसरी अनावेशित वस्तु रखते हैं, तो अनावेशित वस्तु का जो सिरा आवेशित वस्तु की ओर होता है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश, और आवेशित वस्तु से दूर वाले सिरे पर अनावेशित वस्तु के दूर वाले सिरे पर आवेशित वस्तु से समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। फिर हमने इसको भू संपर्कित कर दिया था, पृथ्वी से जोड़ दिया था। जैसे आपने इसको पृथ्वी से जोड़ा तो कुछ इलेक्ट्रॉन आए पृथ्वी से और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, उदासीन कर दिया। उसके बाद हमने इसका पृथ्वी से संपर्क हटा दिया और अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से अलग कर लिया। अलग करने पर इस पर विपरीत प्रकृति का जो आवेश है, आवेशित वस्तु से विपरीत प्रकृति का जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार से आवेशित करने को कहते हैं प्रेरण। मतलब अगर हम एक लाइन में कहें तो प्रेरण वह विधि है जिसमें आवेशित और अनावेशित वस्तु को एक दूसरे के निकट रखकर अनावेशित वस्तु पर आवेश प्रेरित किया जाता है, इसे हम प्रेरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेरण क्रिया में अनावेशित वस्तु जो है उस पर कितना आवेश प्रेरित होगा, तो अगर आवेश की मात्रा हम ज्ञात करते हैं कि कितना आवेश प्रेरित होगा, तो आप कह सकते हैं Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। आगे हम पढ़ेंगे ये एप्सिलॉन आर मीडियम पे डिपेंड करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगा। जैसे मैं कहूं वायु या निर्वात के लिए इसको परावैद्युतांक कहते हैं, वायु निर्वात के लिए इसका मान 1 होगा। अगर हम कहें शुद्ध धातु या चालक के लिए इसका मान अनंत होगा। कोई और भी पदार्थ ले लें, जैसे कांच के लिए 3 से 6 के बीच में होता है, या शुद्ध जल के लिए 80 से 81 के बीच में होता है, तो ये इसका अलग अलग मान है। अब देखिए, तो मैंने कहा कि अनावेशित वस्तु पर कितना आवेश प्रेरित होगा, Q डैश इक्वल टू माइनस Q 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। Q क्या है, आवेशित वस्तु का आवेश है, आवेशित वस्तु का आवेश, आवेशित वस्तु का आवेश, ठीक है। ये आवेशित वस्तु का आवेश हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि Q डैश क्या है, अनावेशित वस्तु पर प्रेरित आवेश, अनावेशित क्या लिखेंगे इसको हम, अनावेशित वस्तु पर, अनावेशित वस्तु पर प्रेरित आवेश, वस्तु पर प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश। और एप्सिलॉन आर क्या है, तो आपका एप्सिलॉन आर जो है वो है परावैद्युतांक। ये क्या है, परावैद्युतांक, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि जो अनावेशित वस्तु है उस पर कितना आवेश प्रेरित होगा, तो ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हमने कह दिया एप्सिलॉन आर की कोई निश्चित वैल्यू होगी, एक पर्टिकुलर मान होगा। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, मान लो ये वाली जो वस्तु है वो किसी पदार्थ की, ऐसे कांच की बनी है जिसके लिए परावैद्युतांक का मान कितना है, 3 है। ऐसे पदार्थ की बनी हुई है जिसके लिए एक पर्टिकुलर परावैद्युतांक का मान है। मान लिया कि वो ऐसे पदार्थ की बनी है जिसका परावैद्युतांक 3 है, मतलब किसी भी वस्तु का परावैद्युतांक कुछ ना कुछ होगा, और होगा तो ये हमने कोई भी वैल्यू मान लेंगे इसको। तो आप क्या लिखेंगे, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q और 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा आपका क्या, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 0.33, ठीक है। ये आप सब्ट्रैक्ट करें तो Q डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस Q इंटू 0.67।
अब आप ये जो वैल्यू है Q वो कुछ भी हो सकता है, सपोज दैट इस पर जो 10 कूलाम का आवेश था तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -6.7 आया। मतलब यहां से क्या कहा कि जो प्रेरण क्रिया है उसमें अनावेशित वस्तु पर सामान्यतः जो आवेश उत्पन्न होता है, अनावेशित वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो हमेशा आवेशित वस्तु से कम परिमाण का होगा। प्रकृति में विपरीत होगा लेकिन परिमाण में क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर जो अनावेशित वस्तु है वो किसी धातु की है या शुद्ध चालक की बनाई गई है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे, अनंत लिखेंगे, इन्फिनिटी आएगी एप्सिलॉन आर की वैल्यू। तो आप ये लिख पाएंगे Q डैश इज इक्वल टू -Q और ये लिख पाएंगे 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि हमने बताया शुद्ध धातु या चालक के लिए जो एप्सिलॉन आर है वो इन्फिनिटी होगा। जब डिवाइड लगाएंगे तो यह जाएगा Q डैश इज इक्वल टू -Q और ये 1 - 0 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जो Q डैश है वो आपका -Q के इक्वल आ जाएगा। Q डैश जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, -Q के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रेरण क्रिया में यदि अनावेशित वस्तु किसी धातु की है या किसी चालक पदार्थ की है तो उस पर जो आवेश प्रेरित होगा वो आवेशित वस्तु के समान परिमाण का होगा। प्रकृति में हमेशा कैसा आएगा, विपरीत आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से क्विक रिवीजन में हम देखते हैं क्या बताया था आपको। आप सेशन को फटाफट से शेयर जरूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो देखें क्या बताया था आपको कि इस प्रक्रिया में जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई दूसरी अनावेशित वस्तु रखते हैं तो अनावेशित वस्तु का जो सिरा आवेशित वस्तु की ओर होता है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश और इससे दूर वाले सिरे पर आवेशित वस्तु से समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। फिर हमने इसको भू संपर्कित कर दिया था, कुछ इलेक्ट्रॉन आए थे, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया था और इस पर केवल नेगेटिव रह गया था। ठीक है, फिर हमने इसका पृथ्वी से संपर्क हटा दिया और इसको आवेशित वस्तु से अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, तो इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो गया। अब कितना प्रेरित होगा वो देखना है, तो Q डैश इज इक्वल टू -Q 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। फिर देखें Q क्या है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होती है, इसको पराविद्युतांक कहते हैं। मान लो कि जो आपकी अनावेशित वस्तु है वो ऐसे पदार्थ की बनी हुई है जिसके लिए पराविद्युतांक 3 है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू रखेंगे। 3 जैसी आपने ये वैल्यू रखी तो यह जाएगा आपका सॉल्यूशन -Q 0.67। अब अगर ये Q की कुछ भी वैल्यू होगी उसमें एक से छोटी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले से छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि Q डैश शुड बी लेस देन -Q। माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन बता रहा है, ऐसा नहीं कि माइनस आ गया तो मतलब नेचर बता रहा है, ऐसा नहीं केवल प्रकृति बता रहा है, ऐसा नहीं कि माइनस आ गया तो आप सोचो हमेशा ही छोटा आएगा। मतलब क्या होगा, ये केवल प्रकृति बता रहा है। अगर अपन केवल परिमाण की बात करें तब भी छोटा आना है। ठीक है, फिर देखें यदि ये किसी धातु की है, जो अनावेशित वस्तु है वो किसी धातु की है, किसकी है, धातु के लिए, धातु के लिए अगर वो किसी धातु की है या किसी शुद्ध पदार्थ की बनाई गई है तो 1/अनंत 0 हो जाएगा। इस स्थिति में अनावेशित वस्तु पर जो आवेश प्रेरित होगा वो आवेशित वस्तु के समान परिमाण का होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं और 2 मेथड्स होंगे चार्जिंग के, पढ़ के आइएगा इतना। थैंक यू।